हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस का यहाँ पे मैराथन क्लास लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे कंप्लीट एनसीईआरटी जो है वो कवर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे ज्योग्राफी की यानी कि भूगोल की, और ये क्लास आप लोगों की बाइलिंगुअल होगी। अगर आपके पास सीटेट पेपर 2 में सोशल साइंस है तो आप इस मैराथन को जरूर देखिए, और इसी तरीके की आपकी हिस्ट्री यानी कि इतिहास और साथ ही साथ पॉलिटी यानी कि नागरिक शास्त्र की भी आपकी मैराथन आएगी, जो कि आपको आपके एग्जाम में मदद करेगी। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को हम शुरू करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो सीटेट परीक्षा की मैराथन की प्लेलिस्ट है उसको यहाँ पे सेपरेट बना दी है। आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। जो भी कंटेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। अब चलिए आज के इम्पॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं, और जो हम कंटेंट यहाँ पे शुरू करेंगे वो पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट से शुरू करेंगे। अब देखिए, जब आप ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की बात करो तो आपको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानना है, और पर्यावरण से एनवायरनमेंट से ही आपके कई सारे डोमेन्स जो होते हैं यानी कि अलग अलग क्षेत्र जो आपको पढ़ने हैं वे सभी चीज़ें आपस में लिंक करके है। तो आपका जो बेसिक चैप्टर है वो यहीं से शुरू होता है, और सबसे पहले आपको समझना है कि एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण शब्द आया कहाँ से और इसका क्या अर्थ है। तो देखिए, अगर मैं पर्यावरण की बात करूं, अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, तो ये एक आपका क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब यहाँ पे जिसको हम एनवायरनियर के नाम से जानते हैं। अब ये जो वर्ड है इसका मतलब है हमारा नेबरहुड यानी कि पड़ोस। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट यानी कि जो आपका पर्यावरण है ये क्या है। अगर आप अपने आसपास की चीज़ों को देखते हो तो अपने आसपास में आपकी जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, उन सभी से क्या बना है, चाहे वो जैविक चीज़ें हों चाहे वो अजैविक चीज़ें हों, उन सभी से मिलके आपका यहाँ पे पर्यावरण तैयार होता है, आपका एनवायरनमेंट तैयार होता है। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा के साथ आज का ये सेशन हम शुरू करेंगे। और देखिए, अगर हम एनवायरनमेंट के बारे में जानें, अगर हम पर्यावरण के बारे में जानें, तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके पेपर में, यहाँ पे एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। अब देखिए, अगर मैं पर्यावरण की बात कर रही हूँ तो हमें यहाँ पे जो हमारे पर्यावरण के घटक हैं इनके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट हैं, हमारे पर्यावरण के क्या क्या घटक हैं। तो देखिए, अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो हमारे पर्यावरण के 3 तरीके के घटक होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक यानी कि एक होता है आपका नेचुरल, इसके अलावा एक होता है आपका मानव निर्मित, एक यानी कि आपका होता है यहाँ पे ह्यूमन मेड, जिसको आप यहाँ पे जो ह्यूमन ने मेड किया है, जैसे कि यहाँ पे आपकी इमारतें हो गई यानी कि बिल्डिंग जो आप बनाते हो, पार्क जो आप लोगों ने बनाए हैं, ब्रिजेस जो बनाए हैं, रोड हो गए, इंडस्ट्री हो गए, कोई मॉन्यूमेंट हो गए यानी कि जो स्मारक हो गए, ये हमने बनाया। ये आपके मानव निर्मित संसाधन यानी कि इनके घटक के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम नेचुरल की बात करें, प्राकृतिक की बात करें, आपको यही चीज़ पढ़नी है। अब देखिए, जो प्राकृतिक घटक है इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि वायुमंडल आ जाएगा, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर आ जाएगा। एटमॉस्फेयर में वायु की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एयर से आपका एसोसिएट करता है, एयर से लिंक करता है। इसके अलावा अगला होता है लिथोस्फेयर, जिसको हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं, जो कि स्थल का पार्ट होता है, जो कि लैंड से रिलेटेड होता है, जो कि एक सॉलिड लैंड मास है जिसके ऊपर आप रह रहे हो। इसके अलावा अगला यहाँ पे होता है जलमंडल, जिसको आप हाइड्रोस्फेयर बोलते हो, जो कि पानी से आपका ढका हुआ भाग है हमारे अर्थ का। तो देखिए, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है, हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आप इसे देखोगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा भाग आपका पानी से ढका हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक और भाग है जो इन तीनों से मिलकर बना है, किस किस से, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल से, यानी कि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों से मिलकर बना है, जो कि आपका बायोस्फेयर, जो कि आपका सजीव पार्ट माना जाता है। इसके अलावा दूसरे अगर हम कंपोनेंट की बात करें, जो कि आपका
आ जाता है जिसे हम मानव बोलते हैं। मानव भी एक घटक है हमारे पर्यावरण का, ह्यूमन, जिसके अंदर आप इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, उसका परिवार, उसका समुदाय, उसका धर्म, उसकी शैक्षिक गुण यानी कि उसके एजुकेशनल क्वालिटी, उसकी आर्थिक व्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, उसकी राजनीतिक स्थिति यानी कि पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको मोटे मोटे तौर पे ये पता होना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट के, हमारे पर्यावरण के कितने घटक है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे अगर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पर्यावरण को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसको आप सजीव और निर्जीव के नाम से जानते हो, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। अब देखिए, बायोटिक में ये जो जीव वर्ड है ये किसके लिए है? ये जीव शब्द जो है यहाँ पे सजीव प्राणियों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये जो बायो वर्ड है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि पादप हो गया, इसके अलावा जंतु हो गया, यानी कि प्लांट एनिमल इसके पार्ट होते हैं, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों के दोनों कैसे कंसिडर होते हैं कि लिविंग कंसिडर होते हैं। इसके अलावा अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें, यानी कि अजीवी यहाँ पे घटक की बात करें, तो इसके अंदर यहाँ पे सजीव पदार्थ यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट, यहाँ पे नॉन लिविंग एलिमेंट यहाँ पे आ जाते हैं, जिसके अंदर आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा स्थल, जिसको आप लैंड के नाम से भी जानते हो। अब देखिए, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे पता चलेगा, जिसके अंदर हम लोगों को यहाँ वस्तु विनिमय के बारे में बता रखा है, वस्तु विनिमय पद्धति के बारे में, यानी कि बार्टर सिस्टम के बारे में। अब देखिए, अगर आप मार्केट में जाते हो कोई भी सामान खरीदने, तो आपको करना क्या होता है? आपको पैसे देने होते हैं और पैसे दे के आपको सामान मिलता है। पर पहले के टाइम में क्या होता था? पहले के टाइम में वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी व्यापार के लिए, और धन का प्रयोग नहीं किया जाता था। और इस सिस्टम को, यानी कि ऐसी ट्रेडिंग की जाती थी जिसमें गुड्स जो है वो एक्सचेंज किए जाते थे विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो ऐसी ट्रेडिंग को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यापार को हम बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति, जिसे हम बार्टर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपके पेपर में ये टर्म पूछा जाए तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा देखिए, अगर हम मेन अपने चैप्टर को स्टार्ट करें तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ में कितने आपके मेन डोमेन हैं। तो देखिए, यहाँ पे 4 आपके मुख्य घटक बता रखे हैं। सबसे पहला आपका आ जाता है स्थलमंडल, इसके बाद आ जाता है आपका वायुमंडल, फिर आ जाता है आपका जलमंडल, और फिर आ जाता है आपका जीवमंडल। अब देखिए, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे लिथोस्फीयर की बात करूँ, जो कि है स्थलमंडल, स्थलमंडल के अंदर आप देखेंगे कि ये पृथ्वी का कैसा भाग है? ये पृथ्वी का ठोस भाग है, यानी कि ये हमारे अर्थ का सॉलिड पोर्शन माना जाता है, जिसके ऊपर आप रहते हो। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो दूसरा भाग आ जाता है वो आता है आपका वायुमंडल। अब देखिए, जिसको आप एटमॉस्फेयर भी बोलते हो, ऐसे ही आपके पृथ्वी का भाग जो चारों ओर से गैसीय परतों से ढका हुआ है, यानी कि हमें पता है कि हमारा जो पूरा अर्थ है वो आपका गैसेस लेयर से सराउंडेड है, और ये जो गैसेस लेयर हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वायुमंडल या फिर आप एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हो। इसके बाद अगला भाग आ जाता है जलमंडल, जिसको आप हाइड्रोस्फीयर बोलते हो। अब देखिए, नाम से इसका क्लियर है कि इस भाग में क्या होगा? जल होगा। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि जल पृथ्वी की सतह में बहुत बड़े क्षेत्र में एक तरीके से घिरे हुए हैं, और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को हम जलमंडल के नाम से जानते हैं, यानी कि जो वाटर है हमारे अर्थ में काफ़ी लार्ज एरिया को कवर किए हुए, और इस एरिया को हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पे आ जाता है आपका बायोस्फीयर। अब देखिए, बायोस्फीयर जो है ये आपकी एक नैरो जोन होती है, एक यहाँ पे क्या है? ये संकीर्ण क्षेत्र मानी जाती है, जिसमें भूमि, जल और वायु ये तीनों एक साथ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो जीवित यहाँ पे प्राणी हैं, वो यहाँ पे क्या कर पाते हैं? वे यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। तो आपको ये 4 डोमेन के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं भूगोल की बात करूँ ना, यहीं से आपका चैप्टर आगे बढ़ता है। तो आगे अब यहाँ पे आप लोगों को लिथोस्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे, और लिथोस्फीयर का अगर हम देखें तो इसके अंदर आपके यहाँ पे महाद्वीप हो गए, महासागर हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब चलिए मैं आप लोगों के साथ लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल को डिस्कस करती हूँ। चैप्टर को स्टार्ट करें तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ में कितने आपके मेन डोमेन हैं।
तो देखिए यहाँ पे 4 आपके मुख्य घटक बता रखे हैं। सबसे पहला आपका आ जाता है स्थलमंडल, इसके बाद आ जाता है आपका वायुमंडल, फिर आ जाता है आपका जलमंडल और फिर आ जाता है आपका जीवमंडल। अब देखिए अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे लिथोस्फीयर की बात करूँ जो कि है स्थलमंडल, स्थलमंडल के अंदर आप देखेंगे कि ये पृथ्वी का कैसा भाग है, ये पृथ्वी का ठोस भाग है, यानी कि ये हमारे अर्थ का सॉलिड पोर्शन माना जाता है, जिसके ऊपर आप रहते हो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो दूसरा भाग आ जाता है वो आता है आपका वायुमंडल। अब देखिए जिसको आप एटमॉस्फेयर भी बोलते हो, ऐसे ही आपके पृथ्वी का भाग जो चारों ओर से गैसीय परतों से ढका हुआ है, यानी कि हमें पता है कि हमारा जो पूरा अर्थ है वो आपका गैसेस लेयर से सराउंडेड है, और ये जो गैसेस लेयर हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वायुमंडल या फिर आप एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हो। इसके बाद अगला भाग आ जाता है जलमंडल, जिसको आप हाइड्रोस्फीयर बोलते हो। अब देखिए नाम से इसका क्लियर है कि इस भाग में क्या होगा, जल होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि जल पृथ्वी की सतह में बहुत बड़े क्षेत्र में एक तरीके से घिरे हुए हैं, और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को हम जलमंडल के नाम से जानते हैं, यानी कि जो वाटर है हमारे अर्थ में काफ़ी लार्ज एरिया को कवर किए हुए हैं, और इस एरिया को हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पे आ जाता है आपका बायोस्फीयर। अब देखिए बायोस्फीयर जो है ये आपकी एक नैरो जोन होती है, एक यहाँ पे क्या है, ये संकीर्ण क्षेत्र मानी जाती है जिसमें भूमि, जल और वायु ये तीनों एक साथ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो जीवित यहाँ पे प्राणी हैं वो यहाँ पे क्या कर पाते हैं, वे यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। तो आपको ये 4 डोमेन के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं भूगोल की बात करूँ ना, यहीं से आपका चैप्टर आगे बढ़ता है। तो आगे अब यहाँ पे आप लोगों को लिथोस्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे, और लिथोस्फीयर का अगर हम देखें तो इसके अंदर आपके यहाँ पे महाद्वीप हो गए, महासागर हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब चलिए मैं आप लोगों के साथ लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल को डिस्कस करते हैं। अब मैं आप सभी के साथ यहाँ पे लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल को डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए स्थलमंडल कहाँ पे पाया जाता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे बता रखा है कि पृथ्वी के सबसे बाहरी आपका जो हिस्सा होता है, जो कि आपके ऊपरी मेंटल और क्रस्ट शामिल होते हैं, जिसमें उसको हम स्थलमंडल के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हमारे अर्थ का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो कि आपका अपर मेंटल और क्रस्ट को कंसिस्ट करता है, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप लिथोस्फीयर के नाम से जानते हो। और जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट होती हैं उनका एक तरीके से सब डिवीजन आपका क्या है, जो टेक्टोनिक प्लेट है वो भी सब डिवीजन माना जाता है, यानी कि उपखंड माना जाता है किसका, हमारे लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल का। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रखी है कि जो लिथोस्फीयर होता है, जो स्थलमंडल होता है, वो कैसा होता है, कठोर होता है, एक सॉलिड लैंड मास है, ये तो हमें पता ही है। साथ ही साथ इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है यानी कि सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है, इसको हम पेडोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो ये नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। और लिथोस्फीयर में यहाँ पे क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है, एक रासायनिक रूप से यहाँ पे प्रतिक्रिया होती है, जिसकी मदद से ये जो आपका लिथोस्फीयर है ये हमारे बाकी 3 मुख्य डोमेन यानी कि जो आपका हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर यानी कि जलमंडल, जीवमंडल और वायुमंडल से ये रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करता है, यानी कि केमिकली ये एक दूसरे के साथ लिंकअप होते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे स्थलमंडल की यानी कि जो आपका लिथोस्फीयर है इसकी मोटाई की बात करें, इसकी थिकनेस की बात करें, तो ये लगभग 100 मीटर की ये थिकनेस इसकी देखने को मिलती है। अब देखिए क्योंकि हम अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं, सॉलिड लैंडमास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पूरे पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। 2 इंपॉर्टेंट डिवीजन इसके किए गए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे महाद्वीप के बारे में, यहाँ पे हम कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे, जो कि आपका लार्ज लैंड मास कहलाता है, यानी कि बड़ा भूभाग आपका क्या कहलाता है, ये हमारा महाद्वीप कहलाता है। और दूसरा जो भाग होता है उसको हम महासागर में यहाँ पे बांटते हैं, यानी कि ओशंस देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ जो हमारे कॉन्टिनेंट है, जो हमारे यहाँ पे जो महाद्वीप है उनके बारे में। अब देखिए अगर हम मेजर तरीके से देखें
तो यहाँ पे हमें क्या बता रखा है कि हमारे जो मुख्य महाद्वीप हैं वो कितने हैं, 7 मेजर आपके कॉन्टिनेंट हैं, जो कि हमारे जो वाटर बॉडीज़ होती है यानी कि जो जल के नहरें होती हैं उनको ये अलग करने का काम करती हैं। यानी कि जो आपके कॉन्टिनेंट है इनकी मदद से ही जो वाटर बॉडीज़ हैं वो आपका सेपरेटेड है। और एक एक करके इन महाद्वीप के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले आ जाता है एशिया। अब देखिए एशिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। एशिया के बारे में पहला फैक्ट यहाँ पे बता रखा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। यानी कि एशिया क्या है, अर्थ का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि एशिया पृथ्वी का सबसे ज़्यादा आबादी वाला महाद्वीप भी है और 2019 में ये दुनिया का लगभग यहाँ पे देखा गया था कि 60% आबादी वाले घर कहाँ पे थे, ये एशिया में थे। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ये भी पता चला कि एशिया जो है वो आपका मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट में से एक माना जाता है हमारी अर्थ का। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम एशियन कॉन्टिनेंट यानी कि एशियाई महाद्वीप की बात करें तो कुल भूमि क्षेत्र का 30% भाग हमारी धरती पे एशिया में ही पाया जाता है। तो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये पता चला। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें कि साउथ से जो आपका एशियन कॉन्टिनेंट है ये आपका यहाँ पे साउथ में इंडियन ओशन यहाँ पे लाई करता है और नॉर्थ की तरफ अगर हम देखें यानी कि दक्षिण में यहाँ पे क्या है, दक्षिण में यहाँ पे हिंद महासागर है और उत्तर में यहाँ पे अंटार्कटिक महासागर यहाँ पे आपका पाया जाता है। यानी कि नॉर्थ में यहाँ पे आर्कटिक साइकिल। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि दक्षिण में इसके क्या प्रेजेंट है, दक्षिण में यहाँ पे इसके हिंद महासागर है। यानी कि यहाँ पे साउथ में इसके क्या है, यहाँ पे इंडियन ओशन है। इसके अलावा उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर है। यानी कि जो नॉर्थ में क्या है, इसके आर्कटिक ओशन है। ईस्ट में क्या है, यानी कि पूर्व में क्या है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन जिसको हम प्रशांत महासागर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एशिया और अफ्रीका को किसके द्वारा अलग किया जाता है, यहाँ पे हम लोगों को एक नहर के बारे में बता रखा है जो कि है स्विज नहर, स्विज कैनाल। तो स्विज कैनाल जो है ये एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। और जो एशिया और यूरोप है इसको काला सागर यानी कि ब्लैक सी और यहाँ पे कैप्सियन सी जो है ये यानी कि कैप्सियन सागर और जो काला सागर है ये एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो जितने मैंने पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए ये एशिया यानी कि इस महाद्वीप से संबंधित बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम अगले यहाँ पे जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसको डिस्कस करें, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने एक साथ यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अफ्रीका के बारे में हमें क्या पता चलेगा, अफ्रीका के बारे में हमें ये पता चलेगा कि अफ्रीका यहाँ पे हमारी पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी कि सेकेंड आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारी अर्थ का, वो कौन सा है, अफ्रीका है। इसके अलावा पृथ्वी का कुल भूमि क्षेत्र अगर हम देखें यानी कि अफ्रीका जो है हमारी अर्थ का टोटल लैंडमास का 20% जो है ये आपका कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। अब इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है कि अफ्रीका पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश माना जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अफ्रीका जो है ये कहाँ पे आपका पाया जाता है, ये इसका भाग आपका उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट 3 पॉइंट आपके लिखे हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि जो यहाँ पे इक्वेटर है, इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये तीनों के तीनों आपके कहाँ से पास होते हैं, ये अफ्रीका से पास होते हैं। यानी कि जो भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है और मकर रेखा है ये तीनों आपकी अफ्रीका से होते हुए गुजरती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे आपकी तीनों चीज़ें आपकी पास होके जाती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है तीनों किससे पास होके जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि इसमें ये एक ऐसा एकमात्र महाद्वीप है जिसके माध्यम से 3 अक्षांश यहाँ पे गुजरती है यानी कि 3 लैटिट्यूड इससे गुजरती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में आप यहाँ पे स्टार मार्क कर दीजिएगा कि विश्व की सबसे लंबी जो नील नदी है, जो नाइल रिवर है, जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ये भी कहाँ पाई जाती है, ये भी अफ्रीका में पाई जाती है। और इसके बारे में और क्या बता रखा है कि इट हैज़
टू मेन ट्रिब्यूटरी, और इसके कितने आपके ट्रिब्यूटरी हैं, इसके दो मुख्य आपकी यहाँ पे सहायक नदी हैं, और इसमें यहाँ पे कितने हैं, ये यहाँ पे 11 देशों से होकर गुजरती है। इसके अलावा ये जो नील नदी है यानी कि जो नाइल रिवर है, इसके बारे में हमें क्या बता रखा है कि ये आपके अफ्रीका में दक्षिण से होते हुए यानी कि साउथ से तंजानिया से होते हुए ये उत्तर में यहाँ पे जो मिस्र है यानी कि इजिप्ट है, यहाँ तक आपका ये फ्लो करती है। और इसकी लेंथ जो है यहाँ पे हम लोगों को बता रखी है कि इसकी लंबाई कितनी है, ये 6650 मीटर, इसकी किलोमीटर आपकी इसकी लंबाई बता रखी है। नेक्स्ट पॉइंट में भी आप यहाँ पे स्टार मार्क कर देना। नेक्स्ट पॉइंट पे हमें ये बता रखा है कि पृथ्वी का जो सबसे गर्म रेगिस्तान है, जिसको हम सहारा डेजर्ट के नाम से जानते हैं, जो सहारा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, ये भी अफ्रीका में ही स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नाइल रिवर कहाँ पे है, तो नाइल रिवर भी अफ्रीका में है। इसके अलावा जो वर्ल्ड का सबसे हॉट डेजर्ट है, जो आपकी पृथ्वी का सबसे गर्म रेगिस्तान है, जिसे आप सहारा रेगिस्तान के नाम से जानते हो, ये भी कहाँ पे है, ये भी आपका यहाँ पे अफ्रीका में ही पाया जाता है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। अब इसके अलावा देखिए, अगर हम अगले महाद्वीप की बात करें, अगले यहाँ पे कॉन्टिनेंट की बात करें, तो तीसरे नंबर पे आता है आपका यूरोप। अब देखिए यूरोप के बारे में हमें क्या बता रखा है कि यूरोप जो है आपका, अगर हम पूरे सारे कॉन्टिनेंट में देखें तो देखिए ये छठे नंबर पे आता है आपके, अगर हम इन्हें अरेंज करें तो ये छठे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अलावा ये पूरी पृथ्वी का 2% भाग जो है ये आपके सतह में इसमें काउंट होता है। इसके अलावा जो अगर हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बात करें, इसके अंदर जो रशिया है वो सबसे लार्जेस्ट कंट्री मानी जाती है इसके अंदर की। और जो पश्चिमी सभ्यता है यानी कि जिसे आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन के नाम से जानते हो, इसका जन्म भी कहाँ पे हुआ था, इसका जन्म भी यूरोप में हुआ था। साथ ही साथ जो हमारी अटलांटिक करंट होती है, जो कि अटलांटिक धाराओं के नाम से भी जानती है, ये सबसे ज़्यादा इसका प्रवाह जो है आपके यूरोप में यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि ये जो आपका यूरोप है ये दक्षिण में अटलांटिक महासागर से, नॉर्थ में यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि नॉर्थ में ये आर्कटिक ओशन से, और साथ ही साथ ईस्ट में ये अटलांटिक ओशन से ये आपका कवर है। तो ये आपका 3 साइड से आपके महासागरों से ये ढका हुआ है। इसके अलावा अगर हम अगले महाद्वीप की बात करें, जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका माना जाता है। अब देखिए, अगर हम पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी में देखें, जो उत्तरी अमेरिका है वो विश्व का सबसे बड़ा में अगर हम देखें तो विश्व में ये तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप में से एक माना जाता है, जो कि कंप्लीटली आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपका उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में ये स्थित है, यानी कि ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में ये लाई करता है। और इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे पमाना में यहाँ पे इस्थमस के बारे में बता रखा है। अब देखिए, ये एक छोटी सी स्ट्रिप है, एक लिंक है, जो कि आपके उत्तरी अमेरिका यानी कि जो आपके उत्तरी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को लिंक करने का काम करता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि ये जो इस्थमस है, जो कि पमाना का पाया जाता है, ये एक सकरी पट्टी मानी जाती है, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। जो पॉइंट आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको मैं स्टार मार्क यहाँ पे कर देती हूँ। तो ये इस्थमस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपकी एक नैरो स्ट्रिप है, जो कि आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को यहाँ पे जोड़ती है। इसके अलावा हम लोगों को बता रखा है कि ये एक ऐसा महाद्वीप है जो कि 3 महासागरों से यहाँ पे घिरा हुआ है। और ये 3 महासागर कौन से हैं? ये है आपका अटलांटिक, इसके अलावा यहाँ पे प्रशांत महासागर, जो कि पैसिफिक ओशन के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे आर्कटिक ओशन, जो कि आप आर्कटिक महासागर के नाम से भी जानते हो। तो ये किस किस से घिरे हैं, ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम अगले यहाँ पे अगर महाद्वीप की बात करें, तो अगला जो कॉन्टिनेंट है ये आपका दक्षिणी अमेरिका माना जाता है, यानी कि साउथ अमेरिका माना जाता है। अब देखिए, दक्षिणी अमेरिका जो है, इसके अंदर आपके 12 यहाँ पे सोवरेन स्टेट जो हैं ये पाए जाते हैं।
और ये एक ऐसा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि साउदर्न हेमिस्फेयर में आपका ये लोकेटेड है। और इसके एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका हमारी पृथ्वी का ये आपका चौथा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी कि चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप ये माना जाता है। इसमें यहाँ पे बता रखा है जो आपका पैसिफिक ओशन होता है, जो आपका प्रशांत महासागर है, वो आपका दक्षिण में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है, यानी कि साउथ अमेरिका के वेस्ट में आपका क्या है, पैसिफिक ओशन है। इसके अलावा ईस्ट ऑफ साउथ अमेरिका जो है, यानी कि ईस्ट में यानी कि पूर्व में यहाँ पे क्या है, अटलांटिक ओशन है। और ब्राज़ील जो है वो आपका सबसे पॉपुलर कंट्री में से आपका पॉपुलेशन यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश जो है वो दक्षिण अमेरिका का क्या है, ब्राज़ील है। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे क्या बता रखा है कि एक माउंटेन है जिसे आप एडिस माउंटेन के नाम से भी जानते हो, जो कि आपका वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है, आपका रिवर रेंज आपका इसमें पाया जाता है। ये भी आपका कहाँ पे है, ये भी आपका दक्षिण अमेरिका में है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि जो अमेज़न रिवर है, जो अमेज़न नदी है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये आपकी कहाँ पाई जाती है, ये आपका साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो आपसे नाइल नदी के बारे में भी पूछा जा सकता है, आपको अमेज़न नदी के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से आपके महाद्वीप में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दो और कॉन्टिनेंट यहाँ पे रह गए, उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जो कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे अंटार्कटिका। अब देखिए अगर हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट माना जाता है, ये सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है, और इसे हम यहाँ पे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आइसलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को जो अंटार्कटिका है इसके बारे में बता रखा है कि ये आपका सबसे ह्यूज कॉन्टिनेंट है, जो कि कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। साथ ही साथ यहाँ पे बता रखा है कि जो साउथ पोल है यहाँ पे आपका लाई करता है, ये पोलर रीजन में है, यानी कि यहाँ पे दक्षिण ध्रुव जो है इस महाद्वीप का एक केंद्र माना जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि इस कॉन्टिनेंट में आपके ये जो कॉन्टिनेंट है ये पूरी तरीके से बर्फ़ की मोटी चादर से ढका हुआ है। और हमारी कंट्री के, या फिर आप कह लीजिए कि बहुत सारी कंट्री के जो आपके रिसर्च स्टेशन है, जो आपके अनुसंधान केंद्र हैं यहाँ पे हैं। और इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो मैत्री हो गया, इसके अलावा दक्षिण गंगोत्री हो गया और भारती हो गया, ऐसे जो आपके परमानेंट रिसर्च स्टेशन हैं ये इस जगह पे पाए जाते हैं। अब मैं आप सभी के साथ आगे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अब देखिए अगले अगर हम डोमेन की बात करें तो वो आ जाता है हमारे सामने हाइड्रोस्फेयर। अब ये जो हाइड्रोस्फेयर है जिसको आप जल मंडल के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए जल मंडल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, तो पृथ्वी में जितने आपके महासागर हैं, इसके अलावा जितने आपके समुद्र हैं, जितनी आपकी नदियाँ हो गई, झील हो गए, और इन सभी से निकलने वाले पानी के सभी आपके जो स्रोत होते हैं वे आपके जल मंडल में यहाँ पे आ जाएंगे। यानी कि हाइड्रोस्फेयर के अंदर वाटर के जो पार्ट होंगे अर्थ के, जैसे कि ओशन हो गया, सी हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, इवन जो आपका फ्रोजन फॉर्म माना जाता है यानी कि जमा हुआ पानी जो होगा वो भी आपका किस में आ जाएगा, वो भी आपका जल मंडल में हाइड्रोस्फेयर में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बता रखा है कि अर्थ में इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी, जैसे कि आपको पता है कि 71% जो है, यानी कि 71% जो है यहाँ पे पृथ्वी का जो सतह है वो लगभग आपका महासागरों से ढका है। इसके बावजूद भी जो हमें यहाँ पे फ्रेश पानी मिलता है, यानी कि जो मीठे पानी का स्रोत है वो आपका कितना है, सिर्फ आपका 2.5% यहाँ पे बता रखा है। और देखिए इसमें से भी ये जो 2.5% है इसका भी 79% जो है वो बर्फ़ और हिम यानी कि स्नो और आइस से ढका हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेश वाटर कितना कम यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बता रखे हैं कि अर्थ में जितना भी पानी है उसका 97.5% जो है आपका सॉल्टी वाटर है, जो कि हम लोगों के लिए मानव उपयोग के लिए क्या है, अनुपयुक्त यानी कि अनफिट है यहाँ पे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो ये आपको हाइड्रोस्फेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पता होने चाहिए।
इसके अलावा यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ओशन के बारे में बता रखा है, क्योंकि देखिए अगर हम जल मंडल के बारे में देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो महासागर होते हैं उनके बारे में भी देखना है। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम ओशन को देखें तो ओशन के अंदर आपके वेव्स बनते हैं, टाइड्स बनते हैं और यहाँ पे ओशन करंट, ये 3 मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पे आपको जैसे लहरें हो गए, ज्वाला हो गए, समुद्री धाराएं हो गई, ये 3 मुख्य गतिविधियाँ जो है आपको महासागरों में, महासागरीय जल में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो ओशन होता है ये आपका एक मेजर पार्ट होता है हाइड्रोस्फीयर का, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। यानी कि जो महासागर है वो जलमंडल का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब देखिए एक एक करके अगर मैं इन सभी ओशन के बारे में आपके साथ डिस्कस करूं, प्रमुख महासागर बनते हैं, यानी कि जो आपके 5 मेजर ओशन आपके हमें पढ़ने हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है आपका पैसिफिक ओशन, जिसे आप प्रशांत महासागर के नाम से भी जानते हो। अब देखिए ये आपका इस तरीके का एक महासागर है जो कि गोलाकार है, यानी कि ये शेप वाइज कैसा है, ये सर्कुलर है। और साथ ही साथ ये किस किस से सराउंडेड है, ये एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से घिरा हुआ है। यानी कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से ये सराउंडेड है। कौन सा? पैसिफिक ओशन, जिसको आप प्रशांत महासागर के नाम से भी जानते हो। इसके अलावा अगला यहाँ पे आता है अटलांटिक ओशन। अब ये देखिए ये जो अटलांटिक ओशन है इसकी खास बात क्या है कि ये आपके ओशन में अगर हम देखें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन आपका वर्ल्ड में माना जाता है, कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आपका महासागर है। साथ ही साथ अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये आपका एस शेप का है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये पश्चिमी हिस्से से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और पूर्वी हिस्से से ये यूरोप और अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो वेस्टर्न साइड से ये यहाँ पे नॉर्थ और साउथ अमेरिका से, और यहाँ पे ईस्टर्न साइड से ये यूरोप और अफ्रीका से लिंक है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अटलांटिका के बारे में पता होना चाहिए, अटलांटिक यहाँ पे ओशन के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा अगला यहाँ पे जो महासागर हमें देखना है वो है हिंद महासागर, जिसको आप इंडियन ओशन के नाम से भी जानते हो। अब देखिए ये जो हिंद महासागर है इसमें यहाँ पे बता रखा है यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसे किसी देश के नाम के हिसाब से रखा गया है और इसका नाम भारत के नाम पे पड़ा है। यानी कि ये आपका सिंगल ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के रिस्पेक्टिव रखा गया है, और यहाँ पे इंडियन ओशन जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए इंडियन ओशन ये टर्म रखा गया है। अगर हम इसके आकार की बात करें, इसके शेप की बात करें, तो यहाँ पे ये बता रखा है ये त्रिकोणीय है, यानी कि इसका शेप कैसा है? ट्रायंगुलर है। तो हर ओशन की यहाँ पे आपको शेप भी बता रखी है, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। इसके अलावा बता रखा है नॉर्थ में ये किससे बाउंड है? ये एशिया से, वेस्ट में अफ्रीका से और ईस्ट में ये ऑस्ट्रेलिया से। यानी कि उत्तर की तरफ ये एशिया से, पश्चिम की तरफ ये अफ्रीका से और पूर्व की तरफ ये ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम अगले महासागर की बात करें जो कि है दक्षिणी महासागर, जिसे हम साउदर्न ओशन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट खास पॉइंट ये लिखा हुआ है कि ये एक ऐसे महाद्वीप से घिरा हुआ है जो कि है कौन सा? अटलांटिका। तो अटलांटिका महाद्वीप से घिरा हुआ ये जो महासागर है वो कौन सा है? दक्षिणी महासागर, यानी कि साउदर्न यहाँ पे ओशन। इसके अलावा यहाँ पे आर्कटिक महासागर के बारे में बता रखा है। आर्कटिक जो ओशन है इसके बारे में अगर हम देखें तो ये कहाँ पे आपका लोकेटेड है, तो देखिए यहाँ पे बता रखा है इसकी स्थिति जो है, इसमें यहाँ पे बता रखा है कि आर्कटिक साइकिल में आपका लोकेटेड है, जो कि नॉर्थ पोल में सराउंडेड है। यानी कि ये आर्कटिक साइकिल में ये भी बता रखा है और इसके भीतर आपका स्थित है, और ये उत्तरी ध्रुव से ये आपका घिरा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि ये एक नैरो स्ट्रिप, यानी कि एक पतली सी एक स्ट्रिप के साथ यहाँ पे पैसिफिक ओशन के साथ भी करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे ये बता रखा है कि ये जो बेरिंग है, बेरिंग की मदद से ये क्या है? ये यहाँ पे एक सक्रिय पट्टी है जिसकी मदद से ये यहाँ पे प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए अब हम अगले यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए अब हम अगले डोमेन को देखेंगे जो कि है हमारा एटमॉस्फेयर, जिसको आप वायुमंडल के नाम से जानते हैं। अब देखिए वायुमंडल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि पृथ्वी
जो है वो पृथ्वी के ऊपर एक गैस की परत पाई जाती है जिसको आप वायुमंडल के नाम से जानते हैं। यानी कि पृथ्वी जो है पूरी तरीके से गैस की परत से घिरी हुई है, यानी कि अर्थ जो है वो गैस के एक लेयर से सराउंडेड है जिसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। अब देखिए, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये जो एटमॉस्फेयर होता है, ये एटमॉस्फेयर आपका कहाँ तक, एक तरीके से कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है, ये 600 किलोमीटर तक आपका एक्सटेंड है। इसके अलावा यहाँ पर एटमॉस्फेयर को हमने 5 डिफरेंट लेयर में डिवाइड किया है, यानी कि वायुमंडल को उनकी संरचना, उनके तापमान और उनके गुणों के आधार पर 5 अलग अलग परतों में इसे विभाजित किया गया है, जो कि है यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर यानी कि शोभमंडल। अगला है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। अगला है मीजोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल। अगला है थर्मोस्फेयर, जिसे थर्मोस्फेयर ही बोलते हैं, और एक्सोस्फेयर जिसे हम वायुमंडल बोलते हैं। अब देखिए, आपके एग्जाम में ये जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक एक लेयर को मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे हमारे वायुमंडल की जो परतें हैं, एटमॉस्फेयर के जो लेयर हैं, इनको एक एक करके डिटेल में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला आएगा आपका शोभमंडल, जिसको आप ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जानते हो। अब देखिए, ये वायुमंडल की एक ऐसी परत है जो कि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आप जिस हवा में यहाँ पे ब्रीथ कर रहे हो, जिस वायु में आप सांस ले रहे हो, ये आपको यहीं पे मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे मौसम से संबंधित जो सभी घटनाएं होती हैं, जैसे कि फॉग बनना, क्लाउड बनना, फ्रॉस्ट बनना, ये सभी जो घटनाएं हैं ये आपको यहीं पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपकी एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, आपकी सबसे जो क्लोजेस्ट लेयर है हमारे अर्थ के सरफेस की, वो कौन सी है? शोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। तो सीक्वेंस में भी अगर आपको लगाना है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आता है। अब देखिए, इसके अलावा अगली जो लेयर है वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको आप समताप मंडल भी बोलते हो। और देखिए, इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो ये आपकी 50 किलोमीटर तक आपकी एक्सटेंड है। और यहाँ पे बता रखा है कि ये जो लेयर है आपकी फ्री है क्लाउड से, यानी कि इस परत में आपके बादल व मौसम संबंधित घटनाओं से ये मुक्त है, यानी कि कोई भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना नहीं होता। साथ ही साथ यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन भी आपको देखने को नहीं मिलता। इसी वजह से ये आपकी वायु जहाज उड़ाने के लिए, यानी कि एरोप्लेन फ्लाई करने के लिए एक आइडियल लेयर मानी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पता होगा ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर जैसी इम्पॉर्टेंट लेयर जो कि हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से, यानी कि जो हानिकारक किरणें होती हैं सूर्य के द्वारा निकलने वाली, ये इससे हमें बचाती है, जिससे स्किन कैंसर हो सकते हैं यहाँ पे हम लोगों के। इसके अलावा यहाँ पे बिल्डिंग डैमेजेस हो सकते हैं, इससे ये बचाती है। और आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर जो है कौन सी परत में पाई जाती है, आपके आंसर दोगे यहाँ पे समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, इसके अलावा अगर हम अगली लेयर की बात करें तो अगली लेयर यहाँ पे है मीजोस्फेयर, जिसको आप मध्य मंडल के नाम से भी जानते हो, और ये आपका 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब ये आपका जो समताप मंडल है उसके ऊपर आपको पाई जाती है। इसके अलावा जो उल्का पिंड होती हैं, यानी कि जो मीटरॉइड्स होते हैं, वह बर्न होके यहीं पर आते हैं। तो देखिए, बाकी लेयर के कंपैरिजन में ये जो परत है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको टेम्परेचर डाउन दिखेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो गर्म आपके उल्का पिंड आते हैं, मीटोस्फेयर आते हैं, वो यहीं पे ही आपके मीटरॉइड्स जो आते हैं वो यहीं पे आके ठंडे हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगला यहाँ पे है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो कि 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक आपके हाइट पे होते हैं। साथ ही साथ इसे हम बाह्य वायुमंडल भी बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोल रखा है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान जो है अत्यधिक तीव्रता से आपका बढ़ता रहता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है यहाँ पे फिर से राइज होता है। इससे पहले टेम्परेचर थोड़ा कम था पिछली लेयर में, और इस लेयर में फिर से टेम्परेचर थोड़ा राइज अप हो जाता है। और यहाँ पे आपके आइनोस्फेयर पाए जाते हैं। ये आइनोस्फेयर है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको रेडियो ट्रांसमिशन जो होगा, जो रेडियो संचार होगा, इस परत के लिए ये परत आपकी उपयोगी मानी जाती है रेडियो संचार के लिए। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि रेडियो ट्रांसमिशन कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे थर्मोस्फेयर में होता है। इसके अलावा अगली जो लेयर है वो है एक्सोस्फेयर, जो कि है बहिमंडल। बहिमंडल जो है अगर आप देखते हो तो ये आपकी एटमॉस्फेयर की सबसे अपर मोस्ट लेयर है।
सबसे बाहरी परत है और सबसे पतली परत है। इसके अलावा ये जो लेयर है ये थिन गैसेस से बनी है। गैस जैसे कि हीलियम हो गए, हाइड्रोजन हो गए, इनसे ये क्या है, ये आपकी एक तो अंतरिक्ष में तैरते रहती है और इसी से ये लेयर आपकी तैयार हुई है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे शो करना चाहती हूँ जो कि इस तरीके के टॉपिक को यहाँ पे कंबाइल करता है, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी लेयर है, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी परत है वायुमंडल की जिसमें टेम्परेचर जो है काफ़ी तेज आपका बढ़ता है, ऊंचाई के साथ तापमान जो है अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, पहली क्वालिटी। दूसरी यहाँ पे रेडियो ट्रांसमिशन यानी कि रेडियो संचार में इसमें मदद मिलता है। तो देखिए रेडियो ट्रांसमिशन जो होता है वो आपका थर्मोस्फेयर में होता है, बाह्य मंडल में होता है, बहिनी बाह्य मंडल में होता है। इस क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप यहाँ तक जो मैंने डोमेन्स ऑफ यहाँ पे एटमॉस्फेयर डिस्कस किए वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप सभी के साथ यहाँ पे बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल को डिस्कस करने वाली हूँ, जिसको हम जीवन का क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे लाइफ आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए बायोस्फीयर की अगर हम बात करें तो ये एक नैरो जोन है। ये यहाँ पे संकीर्ण क्षेत्र माना जाता है जिसमें भूमि, जल और वायु के बीच में एक संपर्क यहाँ पे बना होता है, एक कनेक्टिंग जोन माना जाता है जो कि आपका लैंड, वाटर और एयर को कनेक्ट करके रखता है। अब देखिए ये एक आपका यूनिक यानी कि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे जीवन जो है मौजूद है, लाइफ जो है एग्जिस्ट करता है और जिसकी वजह से ये प्लैनेट को हमारे यूनिक बनाता है, यानी कि हमारे ग्रह को ये एक तरीके का स्पेशल ग्रह बनाता है। अब ये जीव मंडल की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें जो यहाँ पे विभाजन किया गया है, डिवीजन किया गया हमारे बायोस्फीयर का, वो एक तो प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम, दो पार्ट में ये डिवाइड किया गया है और ये तीनों डोमेन के साथ इंटरैक्ट करके अर्थ में लाइफ को पॉसिबल बनाता है। यानी कि जो बाकी तीनों डोमेन हैं उन दोनों के साथ ये संपर्क करके यहाँ पे हमारे जीवन प्रदान करने में और जीवन को व्यतीत करने में मदद करता है। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ डोमेन्स को डिस्कस किया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो किससे बनी हुई है, यानी कि अर्थ किस चीज़ से आपकी बनी हुई है। तो यहाँ पे हमें बता रखा है जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, वे आपकी इस तरीके की परतों से बनी है जिसको आप कॉन्सेंट्रिक लेयर के नाम से जानते हो, यानी कि संकेंद्रित परतें जो होती है, जिसको आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो मैथ्स के अंदर, जिसका एक केंद्र बिंदु होता है और इस तरीके से देखने में ये दिखती है। तो ये होती है आपकी कॉन्सेंट्रिक लेयर। इस तरीके से हमारी पृथ्वी बनी हुई है। साथ ही साथ अगर हम पृथ्वी के अंदर देखें, इनसाइड द अर्थ देखें, तो हमें तीन मेजर आपकी यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक लेयर आपको देखने को मिलेगी। तीन प्रमुख केंद्रक यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें आप सबसे पहले देखोगे, सबसे पहला है क्रस्ट, फिर है मेंटल और फिर है कोर। अब देखिए यहाँ पे हमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रखा है, जो पृथ्वी है इसके आंतरिक भाग को अगर हम देखें तो ये किसके तरह दिखाई पड़ता है, ये प्याज की तरह दिखाई पड़ता है। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ये पॉइंट आ सकता है। प्याज की जिस तरीके से अलग अलग लेयर होती है, झिल्ली होती है, ये इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रिक है, जैसे कि मैंने कहा कि इस तरीके के सर्कल को कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम हमारी पृथ्वी के रेडियस की बात करें, यानी कि इसके त्रिज्या की बात करें, तो 6300 कुछ इसकी त्रिज्या देखने को मिलती है, इतना किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम डायग्रामेटिकली देखें कि हमारे अर्थ का इंटीरियर कैसे दिखता है, यानी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसे दिखता है, तो देखिए सबसे बाहर आपकी पट्टी यानी कि क्रस्ट देखने को मिलती है, फिर होता है यहाँ पे मेंटल और सबसे अंदर होता है कोर। अब कोर जिसको हम बोलते हैं, ये आपके तीन डिफरेंट लेयर है जो कि हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर में इंटीरियर पार्ट में यानी कि आंतरिक भाग में यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए एक एक करके अगर मैं इनको डिस्कस करूँ तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रस्ट के बारे में। तो ये जो भूपट्टी है ये आपकी सबसे ऊपरी परत मानी जाती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे मानी जाती है। साथ ही साथ पूरे अर्थ के, ये अर्थ है, पूरे अर्थ के मास का ये सिर्फ आपका 1% यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे हमें बता रखा है कि क्रस्ट जो है, ये जो भूपट्टी है, ये पृथ्वी की सबसे पतली परतों में से एक है, सबसे थिनेस्ट लेयर है और इसके दो तरीके के आपके मास देखने को मिलते हैं। एक आपके कॉन्टिनेंटल मासेस यानी कि जो महाद्वीपीय द्रव्यमान है ये देखने को मिलता है और दूसरा ओशन पास देखने को मिलता है। कुछ पार्ट इसका यहाँ पे कॉन्टिनेंट में होता है, कुछ पार्ट इसका ओशन में होता है, यानी कि कुछ पार्ट महाद्वीप में, कुछ पार्ट इसका समुद्रों में।
जो महाद्वीप में होता है वे 35 किलोमीटर तक गहराई में होता है, जबकि समुद्र में जो होता है वो 5 किलोमीटर की गहराई में होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि क्रस्ट जो है इसको हम दो मुख्य भागों में बांटते हैं। एक यहाँ पे होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसको आप यहाँ पे क्या बोलते हो, जिसको आप यहाँ पे महाद्वीपीय भूपट्टी बोलते हो, और दूसरा होता है ओशनिक क्रस्ट, जिसको आप यहाँ पे महाद्वीपीय महासागरीय भूपट्टी बोलते हो। अब देखिए ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये किससे बना होता है, ये आपके पेपर में आएगा, तो ये 2 पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिएगा। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसके अंदर आपके दो यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, दो मिनरल पाए जाते हैं। एक है सिलिका और एक है यहाँ पे एल्यूमिनिया, जिसको आप सिलिका और एल्यूमिनियम के नाम से भी जानते हो, और दोनों का पहला पहला लेटर यहाँ पे उठा के SIAL सियाल बोलते हैं। सियाल आपके दो मिनरल से आपका बना हुआ है, जिससे आपका यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि महाद्वीपीय भूपट्टी यहाँ पे तैयार होती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है जो महासागरीय भूपट्टी है, जो ओशनिक क्रस्ट है, ये भी आपका दो मिनरल से बनी है, दो खनिजों से बनी है, एक सिलिका और एक यहाँ पे मैग्नीशियम। तो देखिए सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। और जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट महाद्वीपीय भूपट्टी होती है इसको हम सियाल के नाम से जानते हैं। आई होप ये दोनों टर्म आपको क्लियर हुए होंगे। इन दोनों में आप स्टार मार्क लगा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो आगे हम लोगों को अगली परत के बारे में बता रखे जो कि है मेंटल। अब देखिए मेंटल जो है क्रस्ट के नीचे होती है और ये 2900 किलोमीटर तक की डेप्थ में आपका क्रस्ट देखने को मिलती है, जिसमें 84% लैंड मास जो है यानी कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो लगभग 84% यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आगे हम लोगों को कोर के बारे में बता रखा है। अब देखिए कोर जो है सबसे आंतरिक परत आपकी मानी जाती है, सबसे इनरमोस्ट लेयर है। इसके अलावा जो रेडियस है कोर का वो 3500 किलोमीटर तक आपका देखने को मिलता है। और ये आपका मेजर किससे बनी हुई है, ये आपका मेजर NiFe नाइफ से बनी है। नाइफ है क्या, Ni होता है आपका निकल और Ke ये जो Fe होता है ये आपका होता है लोहा यानी कि फ्यूरस। तो NiFe से आपका कोर बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बता रखा है कि कोर भी आपका दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आउटर कोर और इनर कोर दो तरीके के कोर है। आउटर कोर जो होता है सेमी लिक्विड स्टेट में होता है यानी कि अर्ध तरल अवस्था में देखने को मिलता है, जबकि जो सेंट्रल कोर है यानी कि जो केंद्रीय कोर होता है वे बहुत अधिक तापमान में और द्रव्य में यानी कि उसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लगता है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और ये ठोस होता है यानी कि सॉलिड फॉर्म में होता है। और कोर में आपका जो टोटल वॉल्यूम होता है अर्थ का वो लगभग 15% आपको देखने को मिलता है। इन तीनों के बारे में आपके पेपर में कई बार पूछा जाता है। अब देखिए यहीं पे जब हम अर्थ के बारे में देखें तो हम लोगों को रॉक के बारे में भी देखना है। क्यों, क्योंकि हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत अलग अलग तरीके की चट्टानों से बना है, बहुत अलग अलग तरीके की रॉक से बना है, यानी कि पृथ्वी की जो पट्टी है वो विभिन्न प्रकार के चट्टानों से बनी है। और रॉक जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, चट्टान अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके रंग के आधार पे, उनके आकार के आधार पे, उनके बनावट यानी कि उनके टेक्सचर के आधार पर। तो देखिए यहाँ पे चट्टानों के प्रकार हमें 3 तरीके के बता रखे हैं। सबसे पहले इग्नीशियस यानी कि आग्नेय चट्टान, अग्निपरद। इसके अलावा मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित चट्टान, और अगला सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टान। अब देखिए इनके बारे में अगर मैं एक एक करके डिटेल में देखूं तो देखिए ये जो आग्नेय चट्टान है यानी कि इग्निशियस रॉक है, ये क्या है, ये किस तरीके से बने हैं, जब आपके जो लावा थे, लावा के ठंडे होने के बाद जो आपको चट्टान यहाँ पे मिलता है, कूलिंग के बाद, इनके ठंडे होने के बाद मैग्मा के, यहाँ पे हमें आग्नेय चट्टान देखने को मिलता है। और इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यहाँ पे प्राथमिक चट्टान के नाम से जानते हैं यानी कि प्राइमरी रॉक के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ ये जो इग्नीशियस आपके रॉक होते हैं, जो आग्नेय चट्टान होते हैं, ये यहाँ पे क्या बता रखा है, ये आपके 2 तरीके के हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला है यहाँ पे जो इंट्रिंसिक रॉक होता है और दूसरा एक्सट्रिंसिक रॉक यानी कि एक होते हैं यहाँ पे जो अंदर धसे हुए चट्टान होते हैं और दूसरा बाहर निकले हुए। अब देखिए ये जो अंतर्द्रव्य चट्टान होते हैं यानी कि इंट्रिंसिक रॉक होते हैं, ये क्या होता है कि अगर जो मैग्मा है, जो आपका मैग्मा यहाँ पे ठंडा हो रहा है वो भी अर्थ क्रस्ट के अंदर ही,
यानी कि भूपट्टी के अंदर ही अगर ये ठंडा हो जाए तो ये आपका इंट्रिंसिक रॉक यहाँ पे बनाता है। और यहाँ पे बता रखा है कि क्योंकि ये धीरे धीरे आपका स्लो होता है, इसी वजह से ये बड़ी बड़ी आपके ग्रेन्स बनाता है। इसके अलावा ग्रेगनाइट और रॉक ये यहाँ पे तैयार करता है। ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको पता होना चाहिए। और दूसरे तरीके का आपका जो इसमें रॉक होता है वो बहुवेधी होता है, यानी कि एक्सटेंसिव रॉक यहाँ पे देखने को मिलता है। जो कि अब देखिए वो जो मॉल्टन लावा था वो अगर पृथ्वी की सतह में आके ठंडा हो तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सटेंसिव रॉक। और ये ठंडे थोड़ा जल्दी होते हैं क्योंकि वो अंदर होते हैं तो उनको ठंडे होने में टाइम लगता है, ये जल्दी ठंडे हो जाते हैं। और यहाँ पे बता रखा है कि ये फाइन ग्रेन यानी कि यहाँ पे ये सक्रिय आपकी जो मिट्टी है वो तैयार करते हैं, सक्रिय दाने वाली। और यहाँ पे बेसल रॉक इसका एग्जाम्पल है, बेसल चट्टान। और यहाँ पे जो दक्कन प्लेट्यू है वो आपका क्या है, दक्कन के पठार जो है ये भी आपका एक्सटेंसिव रॉक का एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखिए अगला अगर हम देखें तो अगला जो रॉक होगा वो आपका सेडिमेंट्री रॉक है, जिसको आप अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। अब देखिए अवसादी चट्टान के नाम में आपको अवसाद शब्द दिख रहा है। और अवसाद किसके लिए हम प्रयोग करते हैं, जब चट्टानों के छोटे छोटे कणों को अगर हम अवसाद यहाँ पे तैयार करें, यानी कि रॉक अगर छोटे छोटे पार्टिकल में टूटे तो यहाँ पे बनते हैं सेडिमेंट। और इन्हीं सेडिमेंट से, इन्हीं अवसाद से अवसादी चट्टान यहाँ पे तैयार होते हैं। अब देखिए ये जो अवसाद होते हैं जो छोटे छोटे पत्थरों के टूटने से बने, ये आपका विंड की मदद से, वाटर की मदद से, वेव की मदद से, यानी कि हवा, पानी और लहर की मदद से ये जो अवसाद होते हैं एक जगह से दूसरी जगह इनका परिवहन देखने को मिलता है। और ये जो सेडिमेंट होते हैं ये आपस में कहीं पे कंप्रेस्ड हो जाते हैं, हार्डन हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे जो रॉक है यानी कि परत जो है ये तैयार कर लेते हैं। इस प्रोसेस में जो कि आपका यहाँ पे सेडिमेंट से ये रॉक बन रहा है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादन प्रक्रिया बोलते हैं, जिसमें जो चट्टान है पहले आपके क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं छोटे छोटे भागों में, और वो छोटे छोटे भाग आपस में जुड़ के सेडिमेंट आपका तैयार कर रहे हैं। अब देखिए ये जो रॉक होते हैं इसमें कई तरीके के फॉसिल होते हैं, ये जो चट्टान होते हैं इसमें कई तरीके के जीवाश्म होते हैं, पौधों और जानवरों के। साथ ही साथ यहाँ पे इसके अंदर पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस का ये सोर्स माना जाता है। पेट्रोलियम जो कोयला और प्राकृतिक गैस का भी एक तरीके का स्रोत है। और ये आपका जो सेडिमेंट्री रॉक है इससे यहाँ पे क्या बनता है, इससे यहाँ पे जो सैंडस्टोन है ये भी आपके सैंड ग्रेन यानी कि इससे बलवा तैयार होता है जो कि रेत के कणों से यहाँ पे तैयार होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम अगला देखें तो अगला यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको आप रूपांतरित चट्टानों के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हम कभी भी इग्निशियस रॉक यानी कि जो आपके आग्नेय चट्टान है और जो अवसादी चट्टान है उसमें अगर हम काफ़ी तेज गर्मी और दबाव के कारण वो जब आपका बदल जाएं किसमें, एक अलग तरीके के रॉक में, जिसको आप क्या बोलते हो, मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि जो रूपांतरित चट्टान होते हैं। अब इसके एग्जांपल में यहाँ पे स्लेट जो है ये आ जाता है। स्लेट एक तरीके का क्ले से बना हुआ एक मेटामॉर्फिक रॉक है। और लाइमस्टोन चेंज किस में होता है, मार्बल में। तो स्लेट और जो मार्बल है यानी कि स्लेट और जो ये आपका चूना है, चूना किस में बदल रहा है, चूना यहाँ पे बदल के जो आपका मार्बल है, संगमरमर, इसमें ये बदल जाता है। और ये रूपांतरण होने की वजह से ये आपके मेटामॉर्फिक रॉक कहलाते हैं। अब देखिए एक इमेज जो है रॉक साइकिल की लगा रखी है। सबसे पहले आप देखोगे कि मैग्मा आपका जो है वो फटा, लावा जो है वो फटा, जिससे इग्निशियस रॉक बने। इग्निशियस रॉक के जब टुकड़े हुए तो ये सेडिमेंट आपके तैयार हो गए। सेडिमेंट जब जुड़ गए तो सेडिमेंट्री रॉक बन गए। सेडिमेंट्री रॉक में जब हमने हीट और प्रेशर लगाया तो मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। मेटामॉर्फिक रॉक आखिर में जाके फिर से लावा की फॉर्म में वो फट जाता है। तो इस तरीके से पूरी एक रॉक साइकिल जो है तैयार होती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो हमारे फॉरेस्ट यानी कि वन होते हैं उनके प्रकारों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हो। अब देखिए यहाँ पे बता रखा है कि इन वनों को हम उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी बोलते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश आपको देखने को मिलती है। और इसके यहाँ जो आपके यहाँ जंगल, ये जो जंगल होते हैं ये आपके थिक फॉरेस्ट कहलाते हैं, यानी कि घने आपके पेड़ कहलाते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर
जो हमारी भूमध्य रेखा होती है इसके निकट ये पाए जाते हैं, यानी कि आपके इक्वेटर के पास होते हैं और ट्रॉपिक के पास यानी कि उष्ण कटिबंधीय के निकट होते हैं। तो इसी वजह से इन्हें उष्ण कटिबंधीय और सदाबहार इसलिए बोलते हैं क्योंकि एवरग्रीन रहते हैं। और देखिए इस रीजन में क्या होता है, काफ़ी हॉट गर्मी होती है और यहाँ पे हैवी रेनफॉल आपको देखने को मिलती है, यानी कि पूरा टाइम आपको बारिश देखने को मिलेगी। जबकि यहाँ पे बोल रखा है कि इस यहाँ पे कोई भी आपको ड्राई सीजन नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी शुष्क मौसम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और इस वजह से यहाँ पे जो पेड़ हैं वो कभी शेड नहीं करते, यानी कि इनकी जो पत्तियां हैं वो झड़ती नहीं है। इसी वजह से इनको क्या बोला गया है, इसी वजह से इन्हें सदाबहार बोला गया। तो देखिए यहाँ पे कुछ ट्री जो है वो बता रखे हैं, जैसे कि हार्डवुड ट्री हो गए, जैसे कि रोजवुड हो गया, इबोनी हो गया, इसके अलावा यहाँ पे मोगनी हो गया और कॉमन कुछ ऐसे ट्री यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में पाया जाता है, इसे एवरग्रीन क्यों बोलते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल। इसके अलावा देखिए अगर हम अगले प्रकार की बात करें तो अगला यहाँ पे है, यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखिए जिसको आप ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट भी बोलते हो। अब इसके बारे में एक खास बात है, ये जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है इसको आप मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हो, यानी कि इसे हम यहाँ पे मौसम वन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा टाइप का फॉरेस्ट है जिसको आप मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हो। और ये आपका इंडिया में काफ़ी लार्ज पार्ट में आपको देखने को मिलता है, भारत में कई जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बता रखा है कि ये जो पेड़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं ये अपनी पत्तियाँ ड्राई सीजन में यहाँ पे क्या करते हैं, ड्राई सीजन में इनकी जो पत्तियाँ होती है वे शेड हो जाती है ताकि यहाँ पे वाटर कंजर्व हो सके, यानी कि जल संरक्षण के लिए यहाँ पे जो पेड़ होते हैं शुष्क मौसम में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, तो इनके पत्तियाँ जो होती हैं वो गिर जाती हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ कॉमन ट्री की बात करें कि यहाँ पे किस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे साल, इसके अलावा यहाँ पे टीक, इसके अलावा नीम हो गया और इसमें शीशम जो है, ये कुछ मुख्य यहाँ पे सामान्य वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉमन एनिमल की बात करें, सामान्य पशु इस जगह पे कौन से होते हैं, तो आपको टाइगर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लायन यानी कि शेर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एलिफेंट हो गया, लंगूर हो गया, बंदर हो गया। ये आपके कुछ ऐसे सामान्य जानवर हैं जो कि आपको ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के आसपास देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये आपके हार्डवुड ट्री होते हैं, यानी कि एक ऐसे आपके पेड़ जो कि आपका फर्नीचर बनाने में, परिवहन के लिए और साथ ही साथ यहाँ पे सामग्री निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आपके पेपर में जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के जो पेड़ होते हैं वे अपनी पत्तियाँ क्यों छोड़ते हैं, ताकि यहाँ पे जल संरक्षण हो सके। साथ ही साथ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसके अलावा अगर हम अगला प्रकार यहाँ पे देखें तो अगले प्रकार में आ जाता है आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि समशीतोष्ण सदाबहार वन। अब देखिए यहाँ पे ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये आपका मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल जोन में आपका पाया जाता है, यानी कि ये आपका अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में आपका पाया जाता है। अगर हम इनकी बात करें तो ये आपका किस जगह पे पाए जाते हैं, अगर हम देखें कि आमतौर से ये जो समशीतोष्ण सदाबहार वन है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारे महाद्वीपों के जो पूर्वी किनारे होते हैं इनमें पाए जाते हैं, यानी कि हमारे जो कॉन्टिनेंट होते हैं इसके ईस्टर्न मार्जिन में आपके पाए जाते हैं। जिसके एग्जाम्पल में यहाँ पे दक्षिण पूर्व यूएसए, जैसे कि जिसको आप साउथ ईस्ट यूएसए के नाम से जानते हो, साउथ चाइना हो गया यानी कि दक्षिण चीन हो गया, या दक्षिण पूर्व ब्राज़ील हो गया यानी कि साउथ ईस्ट ब्राज़ील हो गया, इनमें पाए जाते हैं। और अगर हम समशीतोष्ण सदाबहार वन यानी कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो कॉमन ट्री आपके पाए जाते हैं ये ओक के, इसके अलावा पाइन के, नीलगिरी, ये आपके कुछ ऐसे पेड़ हैं जो आपके पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कठोर और नरम जो लकड़ी होती है इनके पेड़ भी शामिल है, यानी कि जो हार्ड और जो सॉफ्ट वुड ट्री हैं इनमें ये पाए जाते हैं, जैसे कि
ओक हो गया, पाइन हो गया, इसके अलावा जो नीलगिरी है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए इसके अलावा हम अगर आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हमें यहाँ पे देखना है वो यहाँ पे टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। अब देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे किस जगह पे मौजूद होते हैं, ये आपके हायर ऑल्टीट्यूड में यानी कि उच्च अक्षांशों में ये आपके पाए जाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम कुछ जगह देखें कि किन जगह पे ये आपके पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी कि यूएसए हो है, इसके उत्तरी पूर्वी भाग में यानी कि जो इसके नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में आपके पाए जाते हैं, चाइना में, इसके अलावा न्यूजीलैंड में, चीन में, इसके साथ साथ कुछ ऐसे कोस्टल एरिया, कुछ ऐसे तटीय क्षेत्र जैसे कि पश्चिमी यूरोप में आपके पाए जाते हैं। कॉमन ट्री की अगर हम बात करें तो ओक हो गया, ऐश हो गया, इसके अलावा बीच हो गया, ये इसके सामान्य पेड़ है। सामान्य अगर जानवर की बात करें तो यहाँ पे हिरन हो गए, लोमड़ी हो गए, भेड़ी हो गए, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि डियर, फॉक्सेस और वुल्फ जो होते हैं वो कुछ कॉमन एनिमल हैं। इसके अलावा यहाँ पे बता रखे हैं कि यहाँ पे तीतर और जो आपके मोनाल हैं जैसे आपके पक्षी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ये यहाँ पे आपको बर्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। और इसकी खास बात क्या है, ये आपके हायर ऑल्टीट्यूड में यानी कि उच्च अक्षांशों में ये आपके मौजूद होते हैं ये वाले पेड़। इसके साथ साथ अगर हम अगला देखें तो यहाँ पे है मेडिटेरियन वेजिटेशन। अब देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है कि ये किस जगह पे होती है। ये महाद्वीपों के पश्चिम और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम किनारे में आपको देखने को मिलती है, यानी कि हमारे कॉन्टिनेंट के ये वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन में आपको देखने को मिलती है। और मोस्टली ये एक ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे आपको भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि मेडिटेरियन सी के आसपास देखने को मिलते हैं, जो कि आपको यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया के भूमध्य सागर के आसपास ये दिख जाएंगे। और इसी वजह से इनका नाम भी यहाँ पे मेडिटेरियन वेजिटेशन यहाँ पे रखा गया। अब इसके अलावा अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बता रखा है कि इस तरीके की जो वनस्पति है वे आपके मेडिटेरियन रीजन के बाहर भी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि कैलिफोर्निया में आपको देखने को मिल जाएगा, यूएसए के, साथ ही साथ साउथ वेस्ट अमेरिका में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में और दक्षिण पश्चिम अमेरिका में आपको देखने को मिल जाएगा, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इसके बारे में बता रखा है। और ये जो मेडिटेरियन वेजिटेशन होता है इसे ऑर्चिड ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये आपका जो विश्व का यहाँ पे फूलदान यहाँ पे बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो कॉमन ट्री है ये कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पे आपको कैक्टस के फ्रूट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ऑरेंज हो गया, पिग्स हो गया, ऑलिव्स हो गया, ग्रेप्स हो गया, यहाँ पे मेन कल्टीवेशन इनका देखने को मिल जाता है, यानी कि जो खट्टे आपके फ्रूट होते हैं वे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट और लास्ट टाइप के वेजिटेशन देखें तो ये है आपका कॉन्फिडियस फॉरेस्ट। अब देखिए ये जो कॉन्फिडियस फॉरेस्ट होता है इसको हम यहाँ पे टेगा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि टेगा किसको बोला जाता है, कॉन्फिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं इन्हीं को बोला जाता है। ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में आपके पाए जाते हैं। अब ये जहाँ पाए जाते हैं ये आपके हाई ऑल्टीट्यूड में, वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के आपके पाए जाते हैं। और जहाँ पर कितना टेम्परेचर होगा, जहाँ पे 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री टेम्परेचर आपका देखने को मिलता है, इतना आपको बोल रखा है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि ये एक ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि काफ़ी ऊंचाई में आपको देखने को मिलेंगे। टेगा इसका दूसरा नाम है, जैसे कि मैंने बताया। अब देखिए यहाँ के जो पेड़ हैं वो आपको किस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिमालय में जो सिलिमा है ये आपको किस तरीके का कॉन्फिडियस फॉरेस्ट का एक एग्जाम्पल है। और ये किस तरीके से होते हैं, ये काफ़ी लंबे होते हैं, नरम इनकी लकड़ी होती है और ये सदाबहार पेड़ होते हैं, यानी कि एवरग्रीन होते हैं, सॉफ्ट वुड होते हैं और ये लंबे होते हैं। और साथ ही साथ ये जो वुड होते हैं, इनके जो पेड़ की जो छाल होती है वे काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। इससे पल्प निकाला जाता है, इसे पेपर बनाया जाता है, यानी कि कागजी, ये अखबारों में जो आपके कागज़ प्रयोग होते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है इसे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कागज़ आपका नॉर्मल तैयार होता है उसके लिए भी तैयार किया जाता है। साथ ही साथ मैच बॉक्स, इसके अलावा जो पैकेजिंग बॉक्स है ये इन्हीं के ही सॉफ्टवुड ट्री से यानी कि नरम लकड़ी से तैयार किया जाता है। तो ये इसकी एप्लीकेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो देखिए जब भी आप यहाँ पे टाइप ऑफ फॉरेस्ट वाला टॉपिक पढ़े तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से टाइप के
फॉरेस्ट की क्या डिफरेंट क्वालिटी, क्या स्पेशल क्वालिटी है, ये आपके पेपर में पूछी जा सकती है। अगर हम देखिए अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ग्लोब के बारे में पता होना चाहिए कि ग्लोब क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को ग्लोब से संबंधित सारा कंटेंट हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है। तो बेसिकली ग्लोब क्या है? ग्लोब आपका एक ट्रू मॉडल माना जाता है, एक आपका लघु रूप माना जाता है और एक वास्तविक प्रतिरूप आपको देता है हमारी पृथ्वी का, यानी कि एक मिनिएचर फॉर्म माना जाता है किसका? अर्थ का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, सीधा सीधा इसकी परिभाषा भी आपके पेपर में पूछी जाती है। इसके अलावा देखिए अगर हम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें तो देखिए आप अपने ग्लोब को देखेंगे तो आपको ग्लोब इस तरीके का दिखाई देगा, जिसमें बीचों बीच इस तरीके की एक यहाँ पे इमेजिनरी लाइन होती है जिसको इक्वेटर बोलते हैं। और देखिए ये इस तरीके की निडल से यहाँ पे आपका ये एक तरीके से इसको फिक्स किया जाता है। ये आपका साइड कहलाता है नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल कहलाता है। और अगर हम इसे बीचों बीच से यहाँ पे एंगल से मेज़र करें तो ये आपका यहाँ पे 23.5 डिग्री तक टिल्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है जो आपका ग्लोब होता है तो वो थोड़ा सा अपने जो स्थिति होती है उससे हल्का सा ये आपका झुका होता है, टिल्ड होता है। और इस लाइन को जिससे टिल्ड होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अक्ष के नाम से जानते हैं, इसको आप एक्सिस के नाम से जानते हो। तो इसकी डिग्री भी आपसे पूछी जाती है कि ये कितने डिग्री झुका होता है, तो ये 23.5 डिग्री यहाँ पे झुका होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो पृथ्वी है इसको आप दो बराबर भागों में इस तरीके से एक इमेजिनरी लाइन से, जिसको आप विषुवत वृत्त के नाम से जानते हो, जिसको आप इक्वेटर के नाम से जानते हो, इससे आप डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे इसके बारे में बता रखा है कि इक्वेटर आपका क्या होता है, जो विषुवत वृत्त है वो क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि एक काल्पनिक रेखा है जो कि हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। और इसमें इस तरीके से, जैसे ये तो हो गया इक्वेटर, और यहाँ पर इस तरीके से लाइंस होती हैं ऊपर की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम यहाँ पे सामान्य जो समांतर रेखाएं या फिर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोगों को एक फिगर दे रखा है जिसमें हम लोगों को एक क्लियर किया गया है कि यहाँ पर जो आपकी लैटिट्यूड की लाइन होती है वो पैरेलल होती है हर जगह से, जबकि जो लॉन्गिट्यूड होती है वो आपका पैरेलल नहीं होती एक्सेप्ट इक्वेटर। इक्वेटर में ये पैरेलल होंगी, बाकी जगह पे ये पैरेलल नहीं होती। अब देखिए आपके एग्ज़ाम में आपको समझना क्या है यहाँ पे। अब अगर आप लोगों के साथ मैं जो पृथ्वी के जो आपके ताप कटिबंध हैं इसको डिस्कस करूँ, यानी कि हीट जोन डिस्कस करूँ, तो हीट जोन बने कैसे? अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती इक्वेटर यानी कि विषुवत वृत्त। इसके बाद विषुवत वृत्त के ऊपर आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे को होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक साइड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब नीचे यहाँ पे होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इसके अलावा ये आपका होता है आर्कटिक साइकिल और ये होता है अंटार्कटिक साइकिल। तो ये आपको पता होना चाहिए। इनके बीच में आपके होते हैं हीट जोन। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि इक्वेटर के आसपास का ये जो एरिया है जो कि ऑरेंज कलर से दिखा है, ये बहुत गर्म होता है, जिसको आप टोरॉइड जोन के नाम से जानते हो। तो टोरॉइड जोन के बारे में अगर पूछें तो ये आपका इक्वेटर यानी कि विषुवत वृत्त के आसपास की जगह है जो कि काफ़ी गर्म है, सीधा धूप की किरणें यहाँ पे पड़ती है। इसके अलावा जो यहाँ पे आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और फ्रिज जोन के बीच का पार्ट है, इसको आप टेम्परेट जोन बोलते हो, या फिर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और फ्रिज जोन के बीच का ये वाला पार्ट आपका ट्रॉपिक यहाँ पे टेम्परेट जोन कहलाता है, यानी कि ये आपका है टोरॉइड जोन जो कि काफ़ी गर्म है। टेम्परेट जोन आपका येलो कलर से इसलिए दिखा रखा है क्योंकि इसमें मॉडरेट हीट पड़ती है, ना ज़्यादा ना कम। और इसके अलावा ये जो सबसे ऊपर आपको ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका आर्कटिक साइकिल और अंटार्कटिक साइकिल के बीच का पार्ट है जो कि आपका सबसे ठंडा होता है। यहाँ पे आपको धूप पड़ती नहीं है, तो यहाँ पे हर टाइम बर्फ़ पड़ती है। तो तीन तरीके के हीट जोन होते हैं। टोरॉइड में सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, टेम्परेट में ठीक ठाक। उसके बाद फ्रिजिड जोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा ठंडा पार्ट माना जाता है। तो इस तरीके से हमारी हीट जोन जो है डिवाइड किए गए हैं। अब देखिए हमारे
4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बता रखे हैं। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्थ की तरफ है, जो कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ है, जिसको आप कर्क रेखा बोलते हो। दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउथ की तरफ है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, जो कि मकर रेखा कहलाती है। 2 ये हो गए। इसके अलावा अगर हम तीसरे की बात करें तो देखिए तीसरा यहाँ पे है आपका, जो कि यहाँ पे आर्कटिक साइकिल जो कि नॉर्थ में इक्वेटर की से ऊपर है, यानी कि विषुववृत्त में यहाँ पे क्या है, ये उत्तर में उत्तर गोलार्ध के पास है। और जो अंटार्कटिक साइकिल होगा वो दक्षिण ध्रुव के पास है, यानी कि नीचे की साइड, जो फ्रिज जोन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब इसके अलावा अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, देशांतर की बात करें, तो देखिए ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि नॉर्थ पोल से शुरू के साउथ पोल तक इस तरीके से आपका मूव करता है। ये आपका लॉन्गिट्यूड ईस्ट और ये आपका लॉन्गिट्यूड वेस्ट आपका कहलाता है, जिसकी मदद से हमें टाइम का पता चलता है। तो देखिए लैटिट्यूड की मदद से क्या था, लैटिट्यूड जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए, इसकी मदद से हम लोगों को क्या पता चल रहे थे, इसकी मदद से हमें हीट जोन का पता चला कि किस तरीके की हीट जोन है। जबकि जो लॉन्गिट्यूड है, जो अभी मैं आपके साथ देशांतर डिस्कस कर रही हूँ, इससे आपको टाइम का पता चल रहा है, टाइम का। अब देखिए टाइम का किस तरीके से पता चलेगा, जैसे जैसे आप ये प्राइम मेरिडियन के इधर उधर जाओगे, टाइम जो होगा वो आपका डिक्रीज होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक साइड डिक्रीज, एक साइड इंक्रीज होगा। अब देखिए यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्रीनविच जो कि आपका ब्रिटिश रॉयल लेबॉर्ट्री है, यहाँ पे मेडिटेरियन को यहाँ पे एक तरीके से पास किया गया, यानी कि ये प्राइम मेरिडियन यहाँ पे बनाया गया। और अगर हम यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया में देखें तो लॉन्गिट्यूड कितना आपका बैठता है, ये पूछा जाता है कि भारत का जो आपका पूर्वी जो मानक याम्योत्तर रेखा है उससे अगर माना जाए तो भारत का जो लॉन्गिट्यूड होगा वो कितना होगा, वो होगा 82.5 डिग्री ईस्ट। ये आपका बहुत बारी पेपर में पूछा जाता है, तो ये वैल्यू आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस तरीके से मैंने अभी आप लोगों के साथ ग्लोब के टॉपिक को डिस्कस किया। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए अगर हम ग्लोब के बारे में बात करें और यहाँ पे हम अर्थ के बारे में यानी कि पृथ्वी के बारे में बात करें, तो देखिए हम लोग जब ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, भूगोल को पढ़ते हैं, तो हम लोग सौर मंडल को भी ये टॉपिक पक्का कंप्लीट करते हैं। तो सौर मंडल के टॉपिक को हम जरा कवर करते हैं, जिसको आप सोलर सिस्टम भी बोलते हो। तो देखिए इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से होती है कि हमें मून के बारे में बता रखा है, चंद्रमा के बारे में बता रखा है। और चंद्रमा में आपको 2 चीज़ें बता रखी, एक होता है आपका फुल मून डे जिसको आप पूर्णिमा के नाम से जानते हो, और दूसरा होता है आपका न्यू मून डे जिसको आप अमावस्या के नाम से जानते हो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फुल मून डे को क्या बोलते हैं। फुल मून डे को आपका पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और न्यू मून डे आपका अमावस्या कहलाता है। तो ये 2 टर्म आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पे आगे हमें खगोलीय पिंड के बारे में बता रखा है, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बता रखा है। तो देखिए खगोलीय पिंड क्या होते हैं, जैसे कि सूर्य हो गया, इसके अलावा मून हो गया यानी कि चंद्रमा हो गया, और वे सभी चीज़ें जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं, इन सभी को हम खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडी के नाम से जानते हैं। तो ये छोटे छोटे टर्म हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इन्हें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे खगोलीय पिंड के बारे में जब हम जानते हैं तो हमारे आसपास 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होती है लाइट एमिटिंग यानी कि एक ऐसी चीज़ें जो प्रकाश और ऊष्मा छोड़ती हैं, और दूसरी होती है जिनके पास लाइट अपनी नहीं होती, जैसे कि नॉन लाइट एमिटिंग। अब लाइट एमिटिंग में आ जाता है आपका स्टार, जो कि एक पैटर्न यहाँ पे बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टलेशन, जो कि अलग अलग तरीके के बनते हैं, जैसे कि उर्सा मेजर हो गया, बिग बेयर हो गया, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए। और नॉन लाइट एमिटिंग होते हैं जो कि जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, और इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आपके प्लैनेट आ जाएंगे। और प्लैनेट जो शब्द है ये एक ग्रीक शब्द से आया है जो कि आपका प्लैनेटा, और जिसका मतलब है यहाँ पे वंडरर्स। अब देखिए ये इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका ग्रह, क्योंकि ग्रह के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती। अब देखिए इसके अलावा अगर हम चैप्टर में आगे बढ़ें तो आगे हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है कि जो सप्त ऋषि है ये शब्द किस तरीके से बना। सप्त जो है इसका मतलब है 7, और ऋषि जो है यहाँ पे सेज। इसके अलावा प्राचीन समय में यानी कि एंशिएंट टाइम में ये माना जाता था कि आप यहाँ पर जो
तारे होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, उनकी मदद से आप दिशा का पता लगा सकते हो, डायरेक्शन का पता लगा सकते हो। जैसे कि नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ स्टार द्वारा इंडिकेट किया जाता था। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट बता रखा है। इसके साथ साथ जैसे कि हम सौर मंडल के बारे में देख रहे हैं, तो सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम में ये जो सोलर सिस्टम शब्द है ये आपका किससे रिलेट करता है, ये आपका एक रोमन मेथोडोलॉजी में हमें बता रखा है, ये आपका सन गॉड, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि सूर्य से संबंध रखती है, रिलेट करती है सन से, उसके बारे में बता रखा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ कॉन्स्टलेशन की बात करें, यानी कि नक्षत्र मंडल की बात करें, तो देखिए जब भी आप आसमान की तरफ देखोगे तो आपको तारों के विभिन्न प्रकार के आपको समूह दिखाई पड़ेंगे, और जो कि अलग अलग तरीके की आकृति, अलग अलग तरीके के आपके पैटर्न बना रहे होंगे, और इसी को हम नक्षत्र मंडल यानी कि कॉन्स्टलेशन के नाम से जानते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उर्सा मेजर और बिग बेयर इसके दो एग्जाम्पल हैं। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर हम एक कॉन्स्टलेशन की बात करें, तो देखिए आसमान में आप रात को इस तरीके से देख सकते हो, अलग अलग पैटर्न आपको दिखेंगे, जो कि आपके कॉन्स्टलेशन यानी कि नक्षत्र मंडल यहाँ पे कहलाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि प्राचीन समय में जैसे कि दिशा देखने के लिए हम यहाँ पे उत्तर दिशा के लिए हम उत्तर तारे का प्रयोग करते थे, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे आपका ये है नॉर्थ स्टार, और इस तरीके से देख के यहाँ पे पता चल जाता था। ये देखिए ये एक पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर आप देखते हो तो ये नॉर्थ आपको स्टार यानी कि उत्तर दिशा आपको पता चल जाएगी, वो भी उत्तर तारे की मदद से। तो यहाँ पर हम लोगों को बता रखा है कि किस तरीके से डायरेक्शन का पता यहाँ पे प्राचीन समय में पता चलता था। अब देखिए अगर मैं सोलर सिस्टम की बात करूँ, तो कुछ प्लैनेट आपके इनर प्लैनेट होते हैं और कुछ प्लैनेट आपके आउटर प्लैनेट होते हैं। जो इनर प्लैनेट होते हैं वे आपके किससे बने होते हैं, वे आपके रॉक यानी कि चट्टानों से बने होते हैं, जिसमें मरकरी सबसे पहले आ जाएगा यानी कि बुध, जिसमें आप अगर देखोगे तो ये सन के अराउंड चक्कर लगाने में 88 डेज़ का समय लगाता है, और एक स्पिन अपने एक्सिस में ये लगाने में ये आपका 59 डेज़ का समय लगाता है। जबकि अगर मैं वीनस की बात करूं, तो देखिए वीनस जो है सन के अराउंड घूमने में 255 दिन का समय, और अपने में ये आपका 243 डेज़ का एक स्पिन ये लगाता है। अब इसके अलावा यहाँ पे इनर प्लैनेट में दो और आ जाएंगे, जैसे कि अर्थ हो गया। ये अर्थ जो है वो सन के अराउंड पूरा घूमने में ये 365 दिन का समय लगाता है, इसी वजह से पूरा एक साल ये कहलाता है, और एक स्पिन ये एक दिन में करता है। इसके पास एक अपना सैटेलाइट भी है जो कि क्या कहलाता है, मून कहलाता है। और यहाँ पर क्या है अगला अगर देखें हम मार्स, तो देखिए मार्स के बारे में क्या बता रखा है कि ये सन के अराउंड घूमने में 687 डेज़ का समय लगाता है, अपना एक स्पिन पूरा करने में एक दिन, और साथ ही साथ इसके पास कितने मून हैं यानी कि कितने सैटेलाइट हैं, तो 2 सैटेलाइट हैं। इसके अलावा अगर हम आगे देखें, तो देखिए आगे हमें यहाँ आउटर प्लैनेट के बारे में बता रखा है। आउटर प्लैनेट में अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले आ जाएगा जुपिटर। अब देखिए जुपिटर सन के अराउंड घूमने में पूरे 11 साल और 11 महीने का समय लगाता है, और एक स्पिन ये 9 घंटे में पूरा करता है। इसके पास टोटल 16 सैटेलाइट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, और आपको ये करके जाना होगा क्योंकि कई बार आपके पेपर में ये पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सैटर्न की अगर हम बात करें, तो सैटर्न के पास यहाँ पे सैटर्न को घूमने में यानी कि सन के अराउंड घूमने में 29 साल 5 महीने का समय लगता है, और अपना एक स्पिन पूरा करने में 10 घंटे का समय लगाता है। साथ ही साथ इसके पास कितने सैटेलाइट हैं, इसके पास 18 यहाँ पे सैटेलाइट हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। अब इसके अलावा अगर हम आगे देखें, तो अगले दो हैं यहाँ पे यूरेनस और नेपट्यून। यूरेनस को सन के अराउंड घूमने में 84 ईयर इतने साल लग जाते हैं, साथ ही साथ अपना एक स्पिन यहाँ पे 17 घंटे में, और इसके पास सैटेलाइट कितने 17 ही सैटेलाइट हैं। और नेपट्यून की अगर हम बात करें, तो नेपट्यून में अगर ये सन के अराउंड घूमने में कितना समय लगा रहा है, तो ये आपका 164 ईयर यानी कि 100 साल से भी ज़्यादा इसको लग जाता है, और ये अपना एक स्पिन पूरा करने में 16 घंटे का समय लगाता है। इसके पास टोटल सैटेलाइट कितने हैं, इसके पास टोटल 8 यहाँ पे सैटेलाइट हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को कुछ टर्म जो हैं वो बता रखे हैं, जैसे कि जियो के साथ अगर लॉजी जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा आपका जियोलॉजी। अब देखिए जियोलॉजी जो है ये आपका क्या बताता है, स्टडी ऑफ अर्थ, जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं।
जियो के साथ अगर हम मेट्री शब्द जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, जियोमेट्री, जो कि हमें अर्थ की मेजरमेंट यानी कि पृथ्वी का मापन बताती है। इसके बाद जियो के साथ ऑड अगर हम जोड़ दें तो ये बन जाएगा जियोड, जो कि हमें बताता है कि यहाँ पे जो हमारे अर्थ का शेप है या फॉर्म किसे रिप्रेजेंबल कर रहा है, यानी कि पृथ्वी के आकार का अनुरूप हमें देता है। इसके साथ साथ अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है तो आप क्या कहोगे, प्लूटो है, जो कि 2003 में यहाँ पे डिस्कवर हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, जब हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें सूर्य के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि हमने कहा कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे हमारे सौरमंडल में जो केंद्र में स्थित है वो क्या है, सूर्य है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा ह्यूज हॉट गैस से आपका बना हुआ है, जो कि हमारी पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा प्लैनेट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, हमारे टोटल 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, और अगर हम इन्हें सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इन्हें ऑर्डर करें तो पहला आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है यहाँ पे पृथ्वी, फिर आता है मंगल यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये चारों आपके क्या हैं, ये चारों आपके इनर प्लैनेट हैं। इसके अलावा और क्या क्या आते हैं, इसके अलावा यहाँ पे आता है जुपिटर, जैसा आप बृहस्पति, फिर शनि यानी कि सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर आप नेपट्यून के नाम से जानते हो, और ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके आउटर ग्रह आपके कहलाते हैं, जो कि गैसेस से बने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, क्योंकि पृथ्वी में हम खुद रह रहे हैं, अर्थ में हम खुद रह रहे हैं, तो अर्थ के बारे में तो पता होना चाहिए। तो अर्थ के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अगर हम सन से थर्ड नियरेस्ट अगर हम प्लैनेट देखें तो वो क्या है, वो है अर्थ। और अगर हम साइज़ के अकॉर्डिंग देखें तो ये आकार के आधार पे पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी की खास बात क्या है कि 2/3 सरफेस जो है ये इसका किससे ढका हुआ है, 2/3 सतह जो है वो पानी से ढका हुआ है। इसी वजह से पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों बोलते हैं। इसके अलावा देखिए, क्योंकि मून जो है, चंद्रमा जो है, पृथ्वी का इकलौता सैटेलाइट है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए इसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पे बता रखा है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, केवल एक ही सैटेलाइट है, जो कि है मून, और जिसके डायमीटर की बात करें, जिसके व्यास की अगर हम बात करें तो 1/4 है हमारे अर्थ से। और ये जो मून है हमारे सन के अराउंड घूमने में पूरे 27 दिन का ये समय लगाता है। तो देखिए, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ आपके पेपर में पूछी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे हमें क्षुद्र ग्रह के बारे में बता रखा है, यानी कि एस्टेरॉइड के बारे में। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे स्पेस में आप देखेंगे कि स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा कुछ ऐसी टाइनी बॉडी, छोटी छोटी बॉडी जो है वो रिवॉल्व करती है। और जो छोटी छोटी चीज़ें ये रिवॉल्व करती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड के नाम से जानते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने में मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो आगे हम लोगों को उल्का पिंड यानी कि मेटेरॉइड के बारे में बता रखा है। अब देखिए, मेटेरॉइड क्या है, ये आपके स्मॉल पीस होते हैं रॉक के, जो कि सन के अराउंड आपका घूमते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। और यहाँ पे बता रखा है कि ये आपका जब ये मूव करते हैं तो ये आपके पीछे से हीट और लाइट रिलीज़ करते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा कि जब ये यहाँ पे टूट के टकरा के नीचे गिरते हैं तो आप ये देखोगे कि इन सब विश मांगते हैं, जिनको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके मेटेरॉइड्स होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे हमें मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में बता रखा है। तो देखिए, जिसको हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं, हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, यानी कि जो सौर मंडल है, वो जिसका भाग है जिस गैलेक्सी का, वो आपका क्या है, वो है मिल्की वे गैलेक्सी। तो देखिए, ये यहाँ पे पहले इमेजिन किया जाता था कि आकाश में एक तरीके की गंगा बह रही है, तो इसी वजह से इसे आकाश गंगा यहाँ पे बोला गया है। और ऐसे ही हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं जिसमें अलग अलग तरीके की लाइफ शायद एग्जिस्ट कर रही होगी। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक टीचर है जो कि कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे ह्यूमन रेप्लिका बना रही है सोलर सिस्टम का, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि श्याम को और यहाँ पे सुल्ताना और नैन्सी को यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल हाइट और वेट की वजह से रिप्रेजेंट किया गया। तो आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे हमारे यहाँ पे ग्रह हैं जिनका सेम आपका साइज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, अप्रॉक्स सेम साइज़। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन में बताना है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा।
जाएगा। अब मैं आपके साथ आज के सेशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करूंगी, जो कि आपने रोटेशन और रेवोल्यूशन के नाम से सुना होगा। अब देखिए यहाँ पर जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उससे क्या बोलते हैं, उसे आप रेवोल्यूशन के नाम से जानते हो। और हमारी पृथ्वी एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 12 महीने या 365 दिन का समय लगाती है, जो कि एक पूरे साल का होता है। तो रेवोल्यूशन के बारे में पूछा जाता है। ये जो हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ जो रेवोल्यूशन दिखाता है, इसके वजह से हमारे यहाँ पे सीज़न बनते हैं, जैसे कि समर सीज़न हो गया, स्प्रिंग सीज़न हो गया, समर हो गया, ऑटम हो गया, विंटर हो गया। ये सीज़न आपके इस वजह से बनते हैं। अब इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो देखिए यहाँ पे रोटेशन के बारे में बता रखा है। तो रोटेशन होता क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है जब अपने अक्ष में चक्कर लगाती है, अपने अक्ष में घूमती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको रोटेशन कहते हैं। अब देखिए रोटेशन में क्या होता है कि कभी हमारी पृथ्वी का एक भाग सूर्य के सामने होगा तो वहाँ पर क्या होगा, उस समय दिन, और जो पृथ्वी का भाग सूर्य के सामने नहीं होगा उस समय वहाँ पे क्या होगा, रात होगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रोटेशन की मदद से क्या बनते हैं, यहाँ पे रोटेशन जो होता है 24 घंटे यानी कि एक दिन में पूरा होता है। इसकी वजह से डे नाइट फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपके एग्जाम में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे रोटेशन के बारे में बता रखा है। रोटेशन का मतलब होता है टू टर्न, यानी कि अपने आसपास ही ऐसे चक्कर लगाना, खुद गोल गोल घूमना। तो इससे आप कितने देर में कंप्लीट कर पाओगे, ये 24 घंटे में पूरा हो जाता है, यानी कि एक दिन में, जिससे क्या बनते हैं, डे और नाइट बनते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, गो अराउंड, यानी कि किसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाना। जैसे कि सूर्य के इर्द गिर्द हमारा जो पृथ्वी है वो चक्कर लगा रहा है, और जिसमें 365 दिन यानी कि पूरा एक साल लगता है, जिससे कई सारे सीजन आपके तैयार होते हैं। और इस तरीके से आपने रोटेशन और रेवोल्यूशन को देखा। अब रोटेशन और रेवोल्यूशन से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पता होने चाहिए। आपने सुना भी होगा कि विंटर में, समर में आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि आपका विंटर यहाँ पे सॉलिस्टिक कहलाती है, यानी कि 21 दिसंबर एक ऐसा दिन होता है सर्दियों में जिसमें रात सबसे लंबी होती है। तो ये आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा विंटर सॉलिस्टिक जो होता है ये 21 जून को दिखता है, जो कि 21 जून को होता है, जिसमें जिस दिन दिन सबसे लंबा होता है। और इसके अलावा 20 मार्च और यहाँ पे 23 सितंबर 2 दिन साल के ऐसे होते हैं जिसमें दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ये 4 चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इस तरीके से मैंने ज्योग्राफी के आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।